Today we discussed about 68 BPSC Mains Polity Test 4. Question number 11. What is judicial review? Critically analyze the phenomenon like judicial activism and judicial dictatorship. Can you say that it is overreach and against the ethos of separation of power mentioned in our constitution? किसी भी प्रश्न के पहले सबसे पहले उसका आंसर अगर हम देंगे तो फिर कीवर्ड्स को देंगे। हम क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज क्वेश्चन लिखेंगे और फिर कीवर्ड्स को जानेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। Judicial review. Critically analyze like judicial activism and judicial dictatorship. See, that against the ethos of अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो पहला है कीवर्ड से व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। क्रिटिकली एनालिसिस द फेनोमेना लाइक जुडिशियल एक्टिविज्म, ये तीसरा वर्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, और थर्ड है एंड जुडिशियल डिक्टेटरशिप। कैन यू से दैट इट इज ओवररीच and against the ethos of separation of power mentioned in our constitution? अब इसमें किन चीजों पर देखना है। जुडिशियल रिव्यू क्या है तो, और क्रिटिकली एनालिसिस द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल डिक्टेटरशिप। इन इसमें जो फर्स्ट पार्ट का जो वर्ड है ये जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल डिक्टेटरशिप, ये तीनों का भारतीय संविधान में कहीं भी डायरेक्ट वर्णन नहीं है। तो यह विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा, कोर्ट्स के डिसीजन के द्वारा ये वर्ड्स सामने आए। ठीक है, और ओवररीच शब्द का जो इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारे संविधान में, आपको पता होगा आर्टिकल 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। उसमें बताया गया है जो मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है कि हर एक अंग अपने आप में इंडिपेंडेंट, स्वायत्त। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, स्वायत्त तो है लेकिन एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस से जुड़ा हुआ है। हर एक संस्थान जो गवर्नमेंट की
अलग अलग संस्थाएं हैं वो चेक एंड बैलेंस से संतुलित है ना, हर एक दूसरे को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। स्वायत्त होने के बावजूद, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस। लेकिन ये जो वर्ड आया जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल डिक्टेटरशिप, you can say that judicial review, the word which is indirectly mentioned in our constitution in different articles, but the word judicial activism, judicial dictatorship, there is no scope, क्योंकि ये एक अंग जुडिशियल डिक्टेटरशिप और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वह जुडिशरी की सुप्रीमेसी को बढ़ाता है और इट इज कर्टेलमेंट द पावर function of executive and legislative, and you can say administrative also, because executive means permanent executive, which is administrative setup, and non-permanent executive, that is cabinet form of government जो आपको देखते हैं। ये दोनों पर ब्रेक लगता है, दोनों की स्वायत्तता, इंडिपेंडेंसी पर ये ब्रेक लगता है। अब ये कह रहे हैं कि ये क्या ओवररीच है और क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ। हमारे यहाँ एक चीज है कि डेमोक्रेटिक सेटअप इतना स्ट्रांग है हमारे यहाँ, जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एक तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, sources of that constitution is जनता, people of India, the people in India के, क्योंकि इस पर बड़ी चर्चा हो रही है कि ये जो ओवररीच की बात हो रही है या ये एक अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण को कौन डिसाइड करे? कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है उससे लिमिट, क्रॉस लिमिट करके इस पर काम किया गया है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है द पब्लिक परसेप्शन डिसाइड्स इट इज गुड और इट इज नॉट गुड। जितने भी जिसको ओवररीच कहा गया है या जिसको जुडिशियल डिक्टेटरशिप कहा गया है या जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया है, इट इज for the benefit of people of India, ये किसका है? लोगों के हित के लिए। तो पब्लिक परसेप्शन में कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव करप्ट हो चुकी है और पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त हो चुकी है, और दूसरा लेजिस्लेटिव स्वायत्त नहीं रह चुका, इंडिपेंडेंट आ गया, वो एग्जीक्यूटिव के इशारे पर चलता है। तो जो गवर्नमेंट या सेटअप, गवर्नमेंट के जो फंक्शन, आप मोटा मोटी मान लें 3 फंक्शनरी को देखते हैं, 2 सेट सरगर्म चुका है। तो लोगों को लगता है कि जुडिशरी है जो कि प्रोटेक्ट। और एक और भी चीज है, क्योंकि चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या वो लेजिस्लेटिव हो, वो जो कानून बनाता है, अगर आप देखेंगे जितने भी कानून बनाते हैं उसमें अधिकतर कानून इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, जो उसको मिला हुआ काम। तो पहले हम जुडिशियल रिव्यू को देखेंगे। हम न्यायालय के प्रति हमारे, हो सकता है न्यायालय में भी खास के कॉलेजियम व्यवस्था आने के बाद नेपोटिज्म आ गया, भाई भतीजावाद आ गया, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 500 घराने हैं जुडिशरी में
उन्हीं के चाचा भगना भतीजा वो सब सेट है। नेपोटिज्म पूरी तरीके से है। 500 घराने के लोग ही जुडिशरी में जाते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था के कारण और ज्यादा ये समस्या है। करप्शन की भी चार्जेस है, मॉडरेटी के भी चार्जेस है, प्रूवन चार्जेस भी। ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब सिर्फ चार्जेस है। समस्याएं हैं, लेकिन क्योंकि हम हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे बड़ी संस्था, अब एक मान के रखें, कोर्ट्स काम का क्या काम है? आपके हितों की रक्षा करना, सरकार के हितों की रक्षा करना काम कोर्ट का नहीं है। पूछिए क्यों सरकार के हितों का नहीं है? तो संविधान का संरक्षक कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट। और संविधान किसके लिए बना है? जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए। राज्य क्यों काम करती है? जनता के कल्याण के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य सत्ता के मद में चूर होकर के तानाशाही प्रवृत्ति, उसको कौन रखते? जुडिशियल। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये जुडिशियल रिव्यू का जहां तक सेटअप है, हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू का जो पहला एग्जांपल भी है यूएसए। 1803 में जो है कोर्ट ऑफ मार्शल जो सुप्रीम कोर्ट के वहां पे न्यायाधीश थे मार्शल, उनके समय में ये चीज आया था 1803। और उसके बाद ये पॉपुलराइज हुआ यूएसए में, और हमने उसको अपने अडॉप्ट किया। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अगर आप सेट ऑफ आर्टिकल को देखेंगे तो उसमें ये चीज आपको चलता है। आर्टिकल 30 कहां जुडिशियल रिव्यू को हम देखते हैं, बताएं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? आर्टिकल 30 सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू का, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का सोर्स जो है वो यहीं से आता है। आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131। आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आर्टिकल 121 टू 136, आर्टिकल 137, ठीक है। ये सब सेटअप फॉर्म आ रहा है। आर्टिकल 143, 145, 143, 145 एंड 226। इस सब में इनडायरेक्ट वे में जुडिशियल रिव्यू का चर्चा। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? रिव्यू का शाब्दिक अर्थ होता है समीक्षा करना। आर्टिकल 13 कहता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा कानून नहीं पारित करेगा जो मूल अधिकार के असंगत, इसके विरुद्ध। इट इज नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। और अगर ऐसा होता है तो उसको शून्य घोषित किया जाता है, नल एंड वाइट। तो एक तो ये सेटअप था आर्टिकल में, ये है कि समीक्षा किसकी की जाएगी? कोई भी कानून ऐसा होगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में होगा तो उसकी समीक्षा की जाएगी, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव पारित करे या स्टेट लेजिस्लेटिव, या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या स्टेट लेजिस्लेटिव।
अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में होगा उसकी समीक्षा की जाए। एक तो ये होगा। दूसरा कि आर्टिकल 32 जो रीट्स है ये भी उसी से जुड़ा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स अगर आपका उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप न्यायालय रिट जारी करता है और आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो विभिन्न रिट्स में भी समीक्षा के स्वरूप देखते हैं जैसे केस आर्टिकल 131। अब देखिए आर्टिकल 31 जो एक हमारे यहाँ जो 1973 के केशवानंद भारती केस में फैसला आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं मानता हूं कि आजकल जो ज्यादा प्रयोग हो रहा है वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ अगर कोई कानून पारित होता है उस संदर्भ में जुडिशियल रिव्यू ज्यादा होता है। तो 1973 के केशवानंद भारती केस को भी आप बढ़िया से देखेंगे। उसमें क्या कहा गया है, कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पास करता है अगर वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ, मूल ढांचे के खिलाफ, तो उसकी समीक्षा करके उसको नल एंड वॉइड कर सकते। बहुत सारे फैसले ऐसे किए गए। आप जैसे एनजैक के मामले में अक्टूबर 2015 में डिसीजन दिया गया कि दिस बिल इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी के स्वतंत्रता के खिलाफ है और इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन की दो आती है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। उससे पहले बहुत सारे फैसले आए गए कि अगर आप कोई एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करे जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ, जैसे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ माना गया जुडिशरी के अनुसार, तो उसके खिलाफ अगर कुछ होगा तो उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। फेडरलिज्म इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोमई केस में कहा। अभी क्यों कहा गया बोमई केस? सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर अलग सरकार, स्टेट में अलग सरकार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तहत उसको सपोर्ट करना चाहिए फॉर इमेंसिपेशन ऑफ दैट स्टेट्स एंड स्टेट्स पीपल, मदद करनी चाहिए। लेकिन होता ये क्या है, हमारे विरुद्ध सरकार है, कैसे इसको गिराएं, और सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी आर्टिकल 356 के। तो उसमें मुंबई केस में ये फैसला दिया गया कि फेडरलिज्म इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर। संघ ये लक्षण जो है हमारे संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है और उसको नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 131 क्या है? जुडिशरी क्या है? आर्टिकल 131 प्रारंभिक अधिकारिता का है ना। कौन सा प्रारंभिक अधिकारिता का अधिकार उसमें रखा गया है? अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच या स्टेट के बीच, तो कोर्ट देखती है, सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि कोई अपने सीमा का अतिक्रमण तो नहीं किया है, और किया है उसकी रिव्यू करती जाती है कि इसने अपनी लिमिट को क्रॉस किया। तो रिव्यू ऐसे भी, इसलिए इसमें जितने भी ये सब है दिए गए हैं, ये सब जुडिशियल रिव्यू से ही सेव करते हैं। आर्टिकल 137 ये है, ये भी जुडिशियल रिव्यू का एक बहुत बड़ा फॉर्म है।
कि अगर पूर्व में न्यायालय ने कुछ ऐसे फैसले दिए जो उस समय की परिस्थिति के अनुसार, उस समय के एविडेंस के अनुसार न्यायालय को लगा ठीक, उसने दे दिया, और बाद में पता चला कि इट इज नॉट अप टू द मार्क, तो उससे बड़ी बेंच उस फैसले को निरस्त करके एक नया फैसला दे। न्यायिक पुनरावलोकन, अपने पूर्व के दिए गए निर्णयों की समीक्षा। ये सही था या नहीं था? तो यहां भी क्या आता है? न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 143 मान लिया अगर आप रखें, 236 में तो आप जान रहे हैं कि यही पावर जो है वो हाई कोर्ट को मिलता है। अब अगर कोई संवैधानिक प्रश्न से जुड़ा हुआ कोई मामला हो और राष्ट्रपति ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट कि भाई ये इस पे क्या करना चाहिए, तो वहां भी एक कहता है कि भाई संविधान के अनुसार ये होना चाहिए, संविधान के अनुसार ये होना चाहिए, समीक्षा ये, और किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक है, और संविधान के विरुद्ध कोई, यहां संविधान के विरुद्ध का मतलब ये हुआ, संविधान किसके लिए? जनता। इसलिए हमारे यहां क्या आता है? पीपुल्स सॉवरेनिटी, जन संप्रभुता है हमारी, यानी जनता के खिलाफ जो संविधान बनाया गया जनता के लिए, और स्रोत भी कहता है जनता है, उसके खिलाफ कोई प्रावधान अगर किया जाता है, उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ, उसके नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, तो जुडिशरी क्या करेगी? उसको रिव्यू करेगी। जुडिशियल रिव्यू इज गुड, वो संविधान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रदत्त है, वो अधिकार दिया गया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या कार्यपालिका का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वो ऐसा कानून न पारित कर दे जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो या जनता के हित के विरुद्ध हो, जनता के लोगों के जनता फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो, तो उसकी समीक्षा करके उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू तो संविधान प्रदत्त मान सकते हैं, डायरेक्टली ही मान सकते हैं, और जनता के, लेकिन अब दो वर्ड नया आया है, एक जुडिशियल एक्टिविज्म और दूसरा जुडिशियल डिक्टेटरशिप। और ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, यह मुख्य रूप से कहा जाता है PIL, जनहित याचिका, पब्लिक लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका के आने के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ गया। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेना पड़ेगा कि जनहित याचिका भी अमेरिका से लिया गया है, और जनहित याचिका में लोगों के हित में की गई याचिका। जो पहला जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी वो 1979 में आई थी, YV चंद्रचूड़ उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? YV चंद्रचूड़, वो 1979 में था, और वह मामला था भागलपुर के जेल में कैदियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार, जिसको अखोरबा कांड भी कहा जाता है, जिसको प्रकाश झा ने क्या गंगा जल में चर्चा किया है, क्या कर देंगे? पवित्र कर देंगे। वो पवित्र क्या बोला था कि कैदियों के आंखों में क्या दिया था? तेजाब एसिड डाल दिया था और आंख जला दिया था। निश्चित क्या कैदी ने कुछ अमानवीय काम किया होगा, गलत काम किया, तभी उससे, लेकिन क्या गलत काम करने के बाद उसका मानवाधिकार खत्म हो जाता है? उसका नैसर्गिक अधिकार खत्म हो जाता है? गलतियां सभी करते हैं, छोटे बड़े,
छोटी गलती करेगा, बड़ी गलती करता है। तो हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली है, और आज ही नहीं है, हमारे न्याय प्रणाली है कि न्याय सजा जो दी जाती है वो सुधार है। हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट वाला कानून नहीं है, गर्दन काटा तो गर्दन काट देगा, हाथ काटा तो हाथ काट देगा। और ये आज की बात नहीं, हमारा प्राचीन काल का परंपरा है। और न्याय का मतलब ये सजा आप इसलिए दे रहे हैं कि आप में सुधार। अशोका के समय में देखेंगे तो जुडिशियल सिस्टम का, अगर भारतीय जुडिशियल सिस्टम का सबसे बेहतर एग्जाम्पल देखेंगे कि कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, याद रखेंगे अशोका द ग्रेट, कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कैदी हैं तो मानव नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसमें कहा गया 2-3 चीज रखा गया है। पहला, हर एक 5 वर्ष में वो रज्जुक को भेजता था कि यह हर एक जेल में और सिस्टम के आसपास यह पता करें कि कोई भी कैदी जो सजा पा गया है, एविडेंस के आधार पर, उस समय उसके अगेंस्ट में था, लेकिन कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया। अगर वो गलत आ गया है तो उसका रिव्यू करके उसको छोड़ा। मैंने ये पता करो, उस समय उससे परिस्थिति है, एक फैसला दिया गया एविडेंस के आधार पर, तो उसको सजा दे दी गई, लेकिन ये पता कर देना चाहिए कि ऐसे गलत सजा तो नहीं दी गई, और ऐसा है तो रिव्यू करके उसको छोड़ दिया। और दूसरा कि वैसे क्या है जिनको उम्र कैद की सजा और तो वो उसमें सुधार हो, तो उसके लिए धम्म महामात्र को यह आदेश दिया गया था कि उनको जेल में जाकर के धम्म की बात बताएं, सद्ज्ञान की बात बताएं, जिससे कि वह कभी से बाहर निकले तो वो एक सही सेफ से बाहर। दूसरा, एक और चीज कहा गया था कि अगर उसका वो अपने परिवार का मुखिया हो और भरण पोषण का एकमात्र अधिकारी हो, तो पहला मामला था वाई चंद्रचूड़ के समय कैदियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार, और उसी से जनहित आज का क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो कैदी जिसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था वो कोर्ट नहीं जा सकता। तो न्यायालय को यह महसूस हुआ, ऐसे कई, क्योंकि हमारे यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लेकिन असमानता की खाई बहुत चौड़ी है। जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो असक्षम है न्यायालय के पास पहुंचने, और जिनके साथ लगातार शोषण हो रहा है, बंधुआ मजदूर बना करके, बाउंडेड लेबर बना करके, दास बना करके इस तरीके से उनके साथ उपयोग किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, और वो बाहर निकल नहीं सकते, न्यायालय नहीं पहुंच सकता है। ये चीज महसूस हुआ, कैदी बाहर नहीं निकल सकते, तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी? तब ये महसूस किया गया कि नहीं, PIL रखा जाए, जनहित याचिका, यानी कोई व्यक्ति अगर लोग जनहित याचिका, आम लोगों के हित में कोई अगर केस न्यायालय प्रस्तुत करता है तो जरूरी नहीं है जिसके साथ अमानवीय व्यवहार हो वो ही न्यायालय में आए, न्यायालय सुन ले। और इसको आम लोगों के हित में कैसे हो उसको लागू करने का काम किया PN भगवती। PN भगवती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रवर्तक। जनहित याचिका का भारत में प्रवर्तक।
कोई कराता है, क्योंकि वो तो वायु चकचूड़ के समय में भागलपुर का अफूर्वा कांड तो था पहला, लेकिन वो किसी बड़े वकील ने उस चीज को केस में रखा, सामने में रखा, लेकिन यह आम लोग भी इसका लाभ उठा सके। यानी किसी इसके लिए बहुत काम धाम की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे हर एक सेटअप कोई बड़ा वकील गया, उसने उसको पता चला और उसने दे दिया। और भारत अगर 135 करोड़ की आबादी है, कईयों के साथ इस तरह का समस्या हो, तो उन्होंने पोस्ट कार्ड व्यवस्था लागू की, जनहित याचिका क्या किया, पोस्ट कार्ड व्यवस्था, और उस समय 15% में पोस्ट कार्ड मिलता था। तो कोई भी व्यक्ति और कहीं देखा कि अमानवीय व्यवहार हुआ है, किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, तो वो पोस्ट कार्ड में लिख करके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भेजे, सेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख करके केस ले। और सुप्रीम कोर्ट इतना ही नहीं, उसके आधार पर एक वकील भी अपॉइंट कर सकता है, कमिटी भी अपॉइंट कर सकता है कि जब देखिए क्या परिस्थितियां हैं और आप इसके लिए केस लड़ें इसके हिसाब से, और इसका खर्चा सरकार देगी। It is a revolutionary step in Indian judiciary. इसलिए रेवोल्यूशनरी है कि अब आम से आम लोग पोस्टकार्ड के माध्यम से जनहित याचिका के द्वारा लाभान्वित हो सकता है। हाँ, ये आप अपने बारे में नहीं दे सकते हैं, आपके बदले में दूसरा दे सकता है। आपके साथ अन्याय हुआ, किसी ने देखा, पोस्टकार्ड से भेज दिया और इसके बाद जनहित याचिका की बाढ़ सी आ गई और वही एक्टिविस्ट माने। अब इस जनहित याचिका के आधार पर सरकार को न्यायालय निर्देश देने लगे, डू दिस डू दैट। वैसे मामलों में भी न्यायालय हस्तक्षेप करने लगी जो जो कार्यपालिका और विधायिका से जुड़ा, विशेषकर कार्यपालिका से जुड़ा, सक्रिय हो गया। एक्टिविस्ट मतलब सक्रिय हो गया। यह सक्रियता का मतलब है कि हर एक अंग को जिम्मेवारी दी गई। तो दो अंग जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि लोगों को पेंडुलम पर छोड़ दिया जाए। कोई एक अंग सशक्त हो, तो जुडिशरी सशक्त हुआ और उसने कहा कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, उसका निर्देश हो गया एक्टिव। और बहुत सारे जो, अब जैसे मान लिया ताजमहल के आसपास से फैक्ट्रियों को हटाइए, क्योंकि ताजमहल उससे प्रदूषित हो रहा है, ताजमहल का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। अब फैक्ट्री को हटाइए तो सरकार को तो ये भी देखना है उस फैक्ट्री में लाखों लोगों को रोजगार मिला और उसको मूव करना है, कहां मूव करना है, कैसे मूव करना है। क्योंकि फैक्ट्रियां सिर्फ जो है फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं, उसके आसपास में सराउंडिंग में बहुत सारा इनडायरेक्ट जॉब्स, इनडायरेक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेवलप होता है, तो सारा सेटअप करा हो जाएगा। तो अब अगर हम जनता, हजारों जनता का देखें या ताजमहल का देखें, अब जैसे मान लिया आपको ठीक भी लगता होगा, जैसे एक बार आया कि हाईवे के आसपास 100 मीटर दूर पे आप लीकर का दुकान खोले। अब शराब का दुकान खोले, शराब पिए या न पिए, एक तो यह व्यक्तिगत मामला है, और अगर सरकार इस संदर्भ में करती है वो बेहतर जानती है, कब करे, उसका फाइनेंशियल रिपोर्टेशन क्या होगा ये नहीं सोच रही,
ये सोच रही है एग्जीक्यूटिव, ये सोच रही है एग्जीक्यूटिव क्या से पढ़ सकता है। जैसे अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा इसे कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी के बहुत क्रांतिकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से कामयाब है, लेकिन एक चीज है कि अब आप रोड पे शराब पीकर की जो हिंसा बराबर देखते थे वो नहीं हो रही है। घरेलू हिंसा की घटनाएं बहुत कम हुई, पी रहे हैं लोग लेकिन घटनाएं कम हुई। क्यों? डर है, सजा हो रही। लेकिन इसी केसेस बहुत ज्यादा हो गए तो कोर्ट ने संज्ञान लिया कि आप हर को आप बंद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत सारा उसमें इस तरीके से रिमार्क किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे लगता है कि शराबबंदी न करके अपराध कर दिया। और ये फैसला लेना किसका है? एग्जीक्यूटिव का। ये हो गया। जैसे एक बार हुआ कि बारिश में एफसीआई के गोदाम के बाहर अनाज भीग रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क फाइल कर दिया कि भीग रहे हैं इससे बेहतर है कि आप भूखे और लोगों को आप भी पहुंचा दें। भूखे लोगों को पहुंचाना ना पहुंचाना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का हम लोग परीक्षण किस आधार पर करते हैं? हमारे हित में काम कर रहा है, गरीबों के हित में काम करता है, उसको वोट मिलेगी, उसका तो काम है, प्राइम टारगेट है वो तो खुद चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करें। जैसे अभी कोरोना संकट में उसको एक्सटेंड किया जा रहा है और मदद कर रहा है तो लोग वोट भी आ रहा है, तो स्थिति तो चाहती है। लेकिन आप किसी स्टांस को लेकर के आप डायरेक्शन दें तो ये ठीक नहीं, ये एक्टिविज्म है। लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका अपने दायित्वों से पदच्युत हो गए, दायित्वों से उसका स्खलित हो गई है, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रही है, ऐसा लगता है, तब जुडिशरी इंटरफेयर करती है। किसके हित में? फिर जनता के। और कभी कभी अपने संवैधानिक दायरे से निभाया जाता है। यही जुडिशियल एक्टिविज्म जब अति हो जाती है वो जुडिशियल डिक्टेटरशिप। मतलब डे टू डे वर्क में अगर कहीं मान लिया डिस्प्यूट हुआ किसी तरीके का या नदी से संबंधित विवाद हो, तो उसका एक सेट ऑफ आर्टिकल है, तो उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करना कि आपको ये करना है, इसके लिए आप ये कानून पारित करें, तो ये जो है वह जुडिशियल डिक्टेटरशिप, अति सक्रिय होकर के लोग हित में काम कर रहे हैं, ये भी चले। लेकिन अति सक्रिय जब डायरेक्ट इंटरफेरेंस के रूप में चेंज हो रहा है, जुडिशरी का डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है किसमें? एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेटिव के कामों में। तो यह अब जैसे पॉलिसी मैटर हुआ, अभी आपको याद होगा कोल स्कैम, स्पेक्ट्रम, ये घोटाला बहुत सुना होगा, बट इट इज पॉलिसी मैटर सब्जेक्ट। सरकार को सस्ते में बिजली उत्पन्न कराना था और ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी, ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करनी थी, यानी हर एक के घर में बिजली पहुंचे और सस्ते में पहुंचे। तो हर एक के घर में पहुंचे तो सार्वजनिक क्षेत्र उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे, आपको तुरंत करना है। तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया कि आपको हम सस्ते में कोयला दिए, फ्री में कोयला दे रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें ऊर्जा का और सस्ते में लोगों को दे, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये कहा जाना कि मुफ्त में कोयला देना भ्रष्टाचार है। उसी तरह
स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में कहा गया कि सस्ते में स्पेक्ट्रम बांटा गया। तो सस्ते में स्पेक्ट्रम में ये बात आ गया कि कम्युनिकेशन का सिस्टम लोगों को सस्ता में मिले। आपको याद होगा पहले क्या होता था, स्टार्ट में जब हुआ था तो 5 रुपया कॉल करने का और उसके बाद इनकमिंग का उसका ही पैसा लगता। आज क्या है, आप तो फोन तो फ्री हो गया, बातचीत करना तो फ्री हो गया और डाटा भी बहुत सस्ता है। तो क्या इसका उद्देश्य ये था कि लोगों को सस्ते में मिले संचार के माध्यम। अब उसमें कह रहा है कि घोटाला है और उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन पारित किया जा रहा है। तो जुडिशियल डिक्टेटर, इसी के संदर्भ में मनमोहन सिंह ने कहा इट इज ओवर रीच। तो न्यायालय को ये देखना चाहिए कि अब है कि अब ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ यहां चेक एंड बैलेंस की जो हमारे यहाँ मॉन्टेस्क्यू की चेक एंड बैलेंस की जो पॉलिसी है उसको सिर्फ वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है। देखिए हमारे चेक एंड बैलेंस है, तो चेक एंड बैलेंस का दुरुपयोग इतना ना हो जाए कि दूसरे अंग का इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो जुडिशियल रिव्यू इज गुड इनफ, लेकिन एक्ट जो है जुडिशियल डिक्टेटरशिप में चेंज होना, सेपरेशन ऑफ पावर के क्या है अगेंस्ट में है और ये ओवररीच है। जैसे मान लिया आपने एनजैक को नल एंड वाइड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आप में नेपोटिज्म था, आप में करप्शन आ गया था, आप में अनैतिकता है और इसलिए एनजैक लाया गया, लेकिन उसको आपने नल एंड वाइड कर दिया। क्योंकि कहा आपने क्या कहा कि इसमें क्या आ रही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बू आ रही है और इसलिए खत्म कर रहा है, जुडिशियल के इंडिपेंडेंसी के खिलाफ है। तो ये आपके द्वारा जो जुडिशियल डिक्टेटरशिप का भी किया जा रहा है वो भी क्या है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के इंडिपेंडेंसी के खिलाफ है। तो ये इसके खिलाफ है, लेकिन क्योंकि यह जनता के हित के लिए आता है, जनता के संरक्षण के लिए आता है, तो इसको अनुचित नहीं माना जाता है। निश्चित न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सीमा का अतिक्रमण न करे, लेकिन यह कार्यपालिका और विधायिका का भी दायित्व है कि वह जनता के हित और संरक्षण को प्राथमिकता दे।